इंडिया वॉइस, आपकी सोच, आपकी आवाज। मैं स्वागत आप सभी का। मैं आपके साथ अब्दुल नबी हसन। इस बुलेटिन की करते हैं शुरुआत बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर दरअसल एसआईआर पर चुनाव आयोग की अहम बैठक आज होनी है। एसआईआर पर चुनाव आयोग की आज अहम बैठक होना है। एसआईआर की समय सीमा दरअसल बढ़ सकती है। जानकारी ऐसी है कि एसआईआर की समय सीमा बढ़ सकती है। 12 राज्यों की प्रगति पर समीक्षा भी आज होगी। यूपी में एसआईआर देरी पर चिंता लगातार जाहिर की गई है। 12 राज्यों की प्रगति पर समीक्षा होनी है। यूपी में एसआईआर देरी पर चिंता लगातार जारी है। मतदाता सूची अपडेट पर भी निर्णय लिया जाएगा। एसआईआर गाइडलाइन में बदलाव संभव है। आज की बैठक के बाद चुनाव आयोग आज एसआईआर प्रक्रिया पर एक अहम बैठक करने जा रहा है। कई राज्यों में मतदाता सूची पुनरीक्षण की रफ्तार अपेक्षित स्तर तक नहीं पहुंच सकी है, जिसके कारण आयोग समय सीमा बढ़ाने पर विचार कर सकता है। उत्तर प्रदेश सहित 12 राज्यों में एसआईआर प्रक्रिया अभी भी अधूरी बताई जा रही है। बैठक में अधिकारियों की रिपोर्ट, प्रगति और संभावित अनियमितताओं की समीक्षा की जाएगी। आयोग ये भी तय करेगा कि क्या एसआईआर के लिए नई गाइडलाइन जारी की जाए या मौजूदा नियमों में संशोधन किया जाए। राजनीतिक दल और मतदाता दोनों इस फैसले पर नजर बनाए हुए हैं। एक और बड़ी खबर की ओर रुख कर लेते हैं। बड़ी और महत्वपूर्ण खबर दरअसल सीएम योगी आदित्यनाथ कई जिलों का दौरा आज करने वाले हैं। आजमगढ़, जौनपुर और बरेली में रहेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। तो बड़ी और महत्वपूर्ण खबर आपको बताते चलें, सीएम योगी आदित्यनाथ आज कई जिलों का दौरा करेंगे। कई जिलों में आज उनका दौरा है। मुख्यमंत्री आजमगढ़, जौनपुर और बरेली में रहेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। दरअसल सीएम योगी आदित्यनाथ आजमगढ़ में एसआईआर विकास कार्यों पर समीक्षा बैठक में हिस्सा लेंगे। इसके अलावा जौनपुर में मंत्री गिरीश चंद्र यादव के आवास जाएंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। उनके पिताजी एक्सपायर हो गए थे, तो वहां पर पहुंचने वाले हैं। बरेली में 3:05 पर त्रिशूल एयरपोर्ट पहुंचेंगे, जहां पर राज्यपाल झारखंड के संतोष गंगवार के बेटे की शादी में वो शामिल होंगे। तो आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का पूर्वांचल से लेकर पश्चिम यूपी तक का व्यस्त दौरा कार्यक्रम तय है। मुख्यमंत्री सबसे पहले आजमगढ़ पहुंचेंगे। यहां वो एसआईआर और अलग अलग विकास परियोजनाओं की प्रगति को लेकर अहम समीक्षा बैठक करेंगे। इसके बाद उनका काफिला जौनपुर की ओर रवाना होगा, जहां सीएम प्रदेश सरकार के मंत्री गिरीश चंद्र यादव के आवास पहुंचकर उनसे मुलाकात करेंगे और स्थानीय विकास कार्यों पर भी चर्चा संभव है। दिन भर के कार्यक्रम के बाद मुख्यमंत्री शाम तक बरेली पहुंचेंगे, जहां वो लगभग 3:05 पर त्रिशूल एयरपोर्ट पर लैंड करेंगे। बरेली में सीएम योगी आदित्यनाथ झारखंड के राज्यपाल संतोष गंगवार के बेटे के विवाह समारोह में शामिल होंगे, उन्हें शुभकामनाएं देंगे। सुरक्षा एजेंसीज और जिला प्रशासन ने सीएम के दौरे को देखते हुए सभी इंतजाम पुख्ता कर लिए हैं। पूरे दिन चलने वाले इस दौरे को प्रदेश में विकास कार्यों की गति और राजनीतिक महत्व दोनों दृष्टि से अहम माना जा रहा है। हापुड़ से अहम जानकारी देते चले। ई रूपी स्वास्थ्य सेवा बंद होने से मरीज परेशान हैं। दरअसल 35 निजी अल्ट्रासाउंड केंद्रों में बंद हुई सेवा। आपको बताते चले 25 निजी अल्ट्रासाउंड केंद्रों में सेवा बंद हो गई है। हापुड़ में ई रूपी स्वास्थ्य सेवा बंद होने से मरीज परेशान हैं। 35 निजी अल्ट्रासाउंड केंद्रों में सेवा बंद हो गई है। गर्भवती महिलाओं के अल्ट्रासाउंड नहीं हुए हैं। आपको बताते चले मरीजों को 1 सप्ताह की वेटिंग मिल रही है। भुगतान नहीं होने के कारण सैकड़ों क्यूआर कोड निरस्त हो गए हैं। जानकारी दरअसल ये है, मरीजों को 1 सप्ताह की वेटिंग मिल रही है। सप्ताह में 4 बार महिलाओं को क्यूआर कोड मिलते हैं।
देहरादून से अहम खबर है जहां पर नरभक्षी गुलदार ढेर किया गया है। जानकारी आपको हम देते चले। देहरादून से बड़ी और महत्वपूर्ण खबर है जहां पर नरभक्षी गुलदार को ढेर किया गया है। पौड़ी के गजेल्ड गांव में आतंक देखने को मिल रहा है। उसका आतंक खत्म हो गया है गुलदार का। सीएम धामी के निर्देशों पर वन विभाग की कार्रवाई की गई है। आपको ये भी जानकारी देते चले कि सीएम धामी के निर्देशों पर ये कार्रवाई की गई है। विशेष शिकारियों की टीम ने सघन अभियान चलाया। ग्रामीणों की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता ये बताई गई है। सरकार ने सतर्कता और गश्त बढ़ाने का भी आश्वासन दिया है। मुख्यमंत्री ने ग्रामीणों को सुरक्षा का भरोसा दिलाया है। जानकारी आपको देते चले, पौड़ी के गजेल्ड गांव में आतंक जो गुलदार का था वो खत्म हो गया है। विशेष अधिकारियों की टीम ने अभियान चलाया और जिसके बाद ग्रामीणों की सुरक्षा सर्वोच्च बताई गई है। गुलदार का आतंक खत्म किया है, उसको ढेर कर दिया गया है। उत्तराखंड में प्री एसआईआर प्रक्रिया अब शुरू हो चली है। जानकारी आपको देते चलें, उत्तराखंड से अहम खबर है जहां पर प्री एसआईआर प्रक्रिया अब शुरू हो चली है। 22 साल में मतदाता संख्या दुगनी हुई है। देहरादून में अब छंटनी का काम होगा। उत्तराखंड में प्री एसआईआर प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। दरअसल आपको बताते चलें, 22 साल में मतदाता संख्या दुगनी हुई है। जानकारी ऐसी निकलकर सामने आई है। देहरादून में अब छंटनी का काम होना शुरू होगा। आपको ये भी जानकारी देते चलें, 2003 की 8.5 लाख से बढ़कर 16 लाख मतदाता हो गए हैं। 2003 में 8 लाख 5 थे, तो अब 16 लाख मतदाता हो गए हैं। बीएलओ रोजाना 30 मतदाताओं का मिलन कर रहे हैं। पुरानी और नई मतदाता सूची में अंतर की समीक्षा भी की जा रही है। प्रयागराज से अहम खबर है। प्रयागराज से बड़ी और महत्वपूर्ण खबर आपको बताते चले। एसटीएफ ने अफसार अहमद को गिरफ्तार कर लिया है। एसटीएफ ने दरअसल प्रयागराज से अफसार अहमद को गिरफ्तार किया है। अफसार माफिया अशरफ का करीबी बताया जा रहा है। अफसार जो है वो माफिया अशरफ का करीबी है। दिल्ली से पकड़ा गया। बिथरी चैनपुर थाने में इसको अफसार पर एफआईआर दर्ज हुई है। दरअसल अफसार को बिथरी चैनपुर थाने में एफआईआर दर्ज की गई है अफसार के खिलाफ। अफसार जेल में माफिया अशरफ से मुलाकात करता था। जानकारी ये भी है कि अफसार जो है वो जेल के भीतर माफिया अशरफ से मुलाकात भी करता था। गिरफ्तारी पर पुलिस ने 50,000 का इनाम भी घोषित किया। बढ़ते आगे एक और बड़ी खबर आपको बताते चलते हैं, जानकारी आपको देते चलते हैं। दरअसल कोडीन कफ सिरप मामले में 2 लोगों पर इनाम रखा गया है। महत्वपूर्ण जानकारी आपको देते चले। कोडीन कफ सिरप मामले में 2 लोगों पर इनाम रखा गया है। शुभम और महेश पर 25-25 हजार का इनाम रखा गया है। शुभम और महेश पर 25-25 हजार का इनाम रखा गया है। पुलिस लगातार दबिश दे रही है। जल्द ही गिरफ्तारी की तैयारी भी है, ऐसा माना जा रहा है। 5 जिलों में कफ सिरप मामले में एफआईआर हुई है। अब कफ सिरप मामले में अब तक 6 लोग भी गिरफ्तार किए जा चुके हैं। जानकारी आपको हम देते चल रहे हैं। 5 जिलों में कफ सिरप मामले में एफआईआर दर्ज हुई है। अब तक 6 लोगों को गिरफ्तार भी किया जा चुका है। चलिए बुलेटिन में रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। कहीं मत जाइए, ब्रेक के उस पार खबरें और भी हैं।
ब्रेक के बाद स्वागत आप सभी का। कुछ और अहम खबरों पर डालते हैं विस्तार से नजर। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने शहीद वीर नारायण सिंह की शहादत दिवस पर उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की है। इस अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में उन्होंने कहा है कि वीर नारायण सिंह की देश और छत्तीसगढ़ के लिए दी गई कुर्बानी सदैव प्रेरणा देती है। मुख्यमंत्री ने बताया कि यहां 101 करोड़ रुपए की अलग अलग विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और भूमि पूजन किया गया, जिसका उद्देश्य स्थानीय जनजीवन को बेहतर बनाना और क्षेत्रीय विकास को गति देना है। अर्पित करने के लिए यहाँ पर भारी संख्या में लोग एकत्रित होते हैं और हम भी पिछले 2 साल से मुख्यमंत्री के नाते यहाँ पर आते हैं और आज हमारे प्रदेश के मंत्री आदरणीय रामविचार नेताम जी, आदरणीय केदार कश्यप जी, आदरणीय टंकराम वर्मा जी वो भी पधारे हैं, हमारे संगठन के लोग हैं और हम सब लोगों ने शहीद वीर नारायण सिंह जी को श्रद्धांजलि अर्पित की है और उनको हम लोग नमन करते हैं। अंग्रेजों के खिलाफ में उन्होंने लड़ाई लड़ी थी। अंग्रेजों के जो जनता के प्रति उनका शोषण था, जो अत्याचार था, उनके खिलाफ में उन्होंने लड़ाई लड़ी थी और हम लोग को गौरव है कि वो सोना खान की धरती में पैदा हुए थे और लगातार यहाँ पर हमारी सरकार विकास कर रही है। आज 101 करोड़ के विकास कामों का लोकार्पण और भूमि पूजन भी हुआ है, तो क्षेत्रवासियों को उसकी भी बधाई देते हैं और यहाँ पर उनके वंशजों का भी आज सम्मान किए हैं और उनके तरफ से ये मांग आई थी क्षेत्रवासियों की तरफ से कि यहाँ पर एक बड़ा सियान सदन का निर्माण होना चाहिए। उसके लिए 50 लाख रुपए की घोषणा किए हैं। यहाँ का प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का भवन जर्जर है, उसके लिए भी 75 लाख में मरम्मत कराएंगे और भारी संख्या में लोग आते हैं तो यहाँ पर शौचालय वगैरह की भी आवश्यकता है, उसके लिए भी 20 लाख रुपए की घोषणा की है। सर, परिवहन का अभाव है यहाँ, अन्य शहरों से जुड़ नहीं पाता है, तो परिवहन के लिए कुछ व्यवस्था सरकार करेगी क्या यहाँ? परिवहन के लिए आप लोगों को बताते हुए गौरव हो रहा है कि हमारे कई ऐसे क्षेत्र हैं, विशेषकर सरगुजा बस्तर में, जहाँ पर बसें नहीं चलती हैं और वहाँ के लोग अपना मतलब 407 और पिकअप वगैरह में यात्रा करते हैं और कभी एक्सीडेंट होता है तो उनकी भारी संख्या में मौत होती है और इसको हम लोग संज्ञान में लेते हुए हमारी सरकार इस साल के बजट में मुख्यमंत्री बस सेवा योजना शुरू की है, जिसका शुभारंभ हमारे देश के आदरणीय गृह मंत्री जी श्री अमित शाह जी 4 अक्टूबर को किए हैं और आज दूसरे चरण का शुभारंभ किए हैं। अब लगातार हमारे गांव इस योजना से जुड़ रहे हैं, वहां पर बसें संचालित हो रही हैं। संसद में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के भाषण पर कांग्रेस नेता सुप्रिया सुनीत ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि गृह मंत्री से उम्मीद है कि वो सच बोलें और मर्यादा बनाए रखें, लेकिन आज उन्होंने असंसदीय शब्दों और व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के संदर्भ में फेक न्यूज का इस्तेमाल किया। श्री नेत ने घुसपैठियों के मुद्दे पर भी सवाल उठाया और ये पूछते हुए कि एसआईआर बिहार में कितने पकड़े गए। उन्होंने यूपीए के शासनकाल में 88,000 से अधिक घुसपैठियों को हटाने का जिक्र किया और वर्तमान सरकार की 11 साल की कार्रवाई केवल 2,400 बताकर गृह मंत्री की नाकामी को उजागर किया। सदन में बोलते हैं तो ये अपेक्षा होती है कि वो फैक्चुअल बात बोलेंगे, वो सच बोलेंगे और वो मर्यादा रखेंगे। मुझे सर्वप्रथम बहुत ही दुख है कि वो जो सरदार वल्लभ भाई पटेल की कुर्सी पर बैठे हैं, वो सदन में इतनी अमर्यादित भाषा, असंसदीय शब्द साला का प्रयोग करते हैं और उनको सभापति महोदय ने टोका नहीं। मुझे इस बात का बड़ा दुख है। मुझे इस बात का दुख है कि इस देश का गृह मंत्री व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पर आए हुए फर्रे पढ़ रहे थे आज सदन में। मुझे इस बात का दुख है कि वो फेक न्यूज फैला रहे थे, वो मर्यादा की हर सीमा लांघ रहे थे। उन्होंने राहुल गांधी ने जो 3 सवाल उठाए थे, मशीन रीडेबल लिस्ट देने में क्या दिक्कत है, इलेक्शन कमीशन या इलेक्शन कमिश्नर्स की नियुक्ति के लिए पैनल में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को रखने में क्या दिक्कत है, और सबसे बड़ी बात कि आपने जो लॉज बदले हैं सीसीटीवी फुटेज वगैरह के, उनको वापस लेने में क्या दिक्कत है। इस बात पर सुई टपक सन्नाटा था। गृह मंत्री वोट चोरी करते हुए रंगे हाथ पकड़े गए हैं, उनके लोग पकड़े गए हैं और इसीलिए वो इतना लंबा भाषण दे रहे थे, क्योंकि चोर की दाढ़ी में तिनका होता है और उसको इतना डिफेंसिव होकर समझाने की जरूरत होती है।
घुसपैठियों की बात कर रहे हैं अमित शाह जी। मैं तो पूछना चाहती हूँ, बिहार में तो एसआईआर हो गया, कितने घुसपैठिए मिले? और अगर घुसपैठिए देश में हैं तो ये आपकी विफलता, आपको तो रिजाइन करना चाहिए। आप सदन में भाषण कहां से दे रहे हैं? यूपीए के शासनकाल में 4 से 14 के बीच में हमने 88,000 से ज्यादा घुसपैठियों को इस देश से निकाला था। आप अपने 11 साल में 2400 लोगों को निकाल पाए? आप किस तरह की बातें कर रहे हैं? लेकिन आज जिस तरह से मर्यादा को तार तार करने का, व्हाट्सएप के फर्रे पढ़ने का, पूरा पूरा झूठ सदन में खड़े होकर फैलाने का, और जिस तरह से सदन की गरिमा को भंग करने का काम अमित शाह ने किया है, वो उसी के लिए जाने जाते हैं। और जब उन्होंने साला शब्द का प्रयोग किया तो मेरे मन में एक ही बात आई कि इंसान अपने असली रंग आखिरकार दिखाई देता है। वॉकआउट किया, सभी विपक्षी दल के नेता नहीं किया, घुसपैठियों का जिक्र करते ही आपकी कोरी बकवास सुनने के लिए तो इस देश के चुने हुए सांसद वहां पर बैठे नहीं हैं। आपसे पॉइंटेड सवाल पूछे गए, आपके पास एक भी पॉइंटेड सवाल का जवाब नहीं था। इस देश की जनता जानना चाहती है कि क्यों इम्यूनिटी दी गई है इलेक्शन कमिश्नर्स को। वो कोई संसद से या वो कोई लोकतंत्र से ऊपर तो है नहीं। अगर वो कुछ गलत कर रहे हैं तो उनको उसका सामना करना चाहिए, कार्रवाई होनी चाहिए। आपने क्यों इम्यूनिटी दी है? इस देश की जनता जानना चाहती है कि भाई आपने ये लॉ क्यों बनाया कि सीसीटीवी फुटेज डिलीट करी जाएगी? क्यों 45 दिन में डिलीट करी जाएगी? क्यों नहीं साल, 1.5 साल, 2 साल, 3 साल इस डेटा के जमाने में रखी जा सकती है, डिजिटल के जमाने में? और आपसे सवाल पूछा गया कि इलेक्शन कमीशन को मशीन रीडेबल लिस्ट देने में दिक्कत क्या है? इन सब बातों का आपके पास कोई जवाब नहीं है। आप सिर्फ कोरी वहां पर बकवास कर रहे थे। वो कौन बैठ के सुनना चाहेगा? बीजेपी सांसद सुधांशु त्रिवेदी ने कांग्रेस के हालिया ट्वीट पर प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा है कि प्रधानमंत्री मोदी की वैश्विक छवि और उनकी पर्सनैलिटी देखकर कांग्रेस की निराशा और फ्रस्ट्रेशन नए स्तर पर पहुंच गया है। त्रिवेदी ने कांग्रेस के ट्वीट को मजेदार और निंदनीय बताया और कहा कि लंबे समय तक सत्ता में रही पार्टी को ये समझना चाहिए कि ड्यूटी पर विदेश दौरा और छुट्टी पर विदेश दौरा अलग होते हैं। उन्होंने जोर देकर कहा कि प्रधानमंत्री मोदी का विदेश दौरा देश हित में है, इसे राजनीतिक नजरिए से देखना अनुचित है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत का वैश्विक प्रभाव, शक्ति और स्वीकार्यता निरंतर नई ऊंचाइयों की तरफ बढ़ रही है। तो प्रधानमंत्री जी के इस विराट व्यक्तित्व और भारत के इस व्यापक वैश्विक प्रभाव को देखकर कांग्रेस पार्टी की निराशा और कुंठा नई निम्नताओं की तरफ जाती हुई दिखाई पड़ रही है। कांग्रेस पार्टी के द्वारा आज एक निहायत ही हास्यास्पद और निंदनीय ट्वीट किया गया प्रधानमंत्री जी की विदेश यात्राओं के संदर्भ में। मुझे लगता है कि जो पार्टी इतने लंबे समय तक सत्ता में रही उसे पता होना चाहिए कि आधिकारिक विदेश यात्रा और अज्ञात विदेश यात्रा के बीच में भारी अंतर है। देयर इज ए क्लियर डिफरेंस बिटवीन फॉरेन विजिट ऑन ड्यूटी एंड फॉरेन विजिट ऑन वेकेशन। और राहुल गांधी जी जिस प्रकार से विदेश में जाते हैं, उनके सुरक्षा कर्मियों को नहीं पता होता है। फिर कुछ समय बाद मीडिया में न्यूज आती कि अमुक स्थान पर देखे गए, वो लंकावी में स्पॉट हुए। और उधर प्रधानमंत्री जब जाते हैं, आधिकारिक यात्रा पर जाते हैं, देश के कार्य से जाते हैं और एक एक क्षण का डिटेल्ड ब्यौरा अवेलेबल होता है। और इस ढंग से यात्रा प्लान होती है कि रात्रि का समय अधिकांशतः प्लेन के अंदर अर्थात सोने में ही उसका उपयोग हो ताकि विदेश यात्रा का अधिकतम उपयोग हो सके। परंतु प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से पहले भी देश के अनेक प्रधानमंत्री अनेक बार विदेश गए। पर मैं कांग्रेस पार्टी से विनम्रता से पूछना चाहता हूं, श्री राहुल गांधी जी के अलावा भारत के ऐसे कितने नेता प्रतिपक्ष हैं जो इतनी बार विदेश जाते हो? आफ्टर एवरी पार्लियामेंट सेशन देयर इज ए फॉरेन वेकेशन। यह बताइए, कांग्रेस पार्टी में ही मल्लिकार्जुन खड़गे जी हैं, नेता प्रतिपक्ष हैं, उनको आपने कितनी बार विदेश में जाते देखा? इससे पहले अधीर रंजन चौधरी जी नेता प्रतिपक्ष थे, कितनी विदेश यात्राएं की? जब अटल जी की सरकार थी, मनमोहन सिंह जी की सरकार में सुषमा स्वराज जी और अरुण जेटली जी, कितनी विदेश यात्राएं लोगों को ध्यान है? अटल जी की सरकार में डॉक्टर मनमोहन सिंह, इवन सोनिया गांधी जी की कितनी विदेश यात्राएं? और इनमें से कोई भी नेता प्रतिपक्ष विदेश में जाकर भारत विरोधी व्यक्तियों के साथ बैठकर भारत के विरुद्ध दुष्प्रचार करता हुआ कभी नजर नहीं आया, जिस प्रकार से वर्तमान नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जी दिखाई पड़ते हैं। और मैं कांग्रेस पार्टी से पूछना चाहता हूं, असली खेल तो जाके विदेश में होता क्या है?
अभी ये इस साल से यह परंपरा रुकी है ना, पिछले 3-4 साल से हर संसद सत्र से मात्र कुछ दिन पहले विदेश में कोई रिपोर्ट आती थी और उसको लेकर संसद में हल्ला मचता था, 7 समुंदर पार से सुर उठता था और यहां ताल होती थी। याद करिए 3 फरवरी सन 2021 को किसान आंदोलन को लेकर एक रिपोर्ट आ जाती है और उस समय 30 जनवरी 2021 को भारत का संसद का सत्र शुरू हो रहा था। उसके बाद आप याद करिए पेगासस की रिपोर्ट 18 जुलाई 2021 को आती है, 19 जुलाई 2021 को भारत का मानसून सत्र शुरू हो रहा था। उसके बाद आप याद करिए बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री 24 जनवरी को आती है और 31 जनवरी को 2023 को भारत का संसद का सत्र शुरू हो रहा था। पिछले साल याद करिए जुलाई के महीने में भारत का संसद का सत्र शुरू होता है, 10 अगस्त को हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आती है। फिर पिछले साल नवंबर में याद करिए ठीक भारत के संसद सत्र से एक दिन पहले उसी हिंडनबर्ग की रिपोर्ट जाकर यूएस अटॉर्नी के द्वारा सबमिट कर दी जाती है। तो कांग्रेस पार्टी इसका जवाब दे। राहुल गांधी विदेश जाते हैं और उसके बाद इतनी सारी चीजें घटनाएं होती हैं और मैं यह भी पूछना चाहता हूं कि यह महज संयोग है क्या कि वह ऐसी जगहों पे जाते हैं जहां भारत से जुड़े हुए बहुत सारे संदिग्ध लोग भी रहते हैं, जिनके ऊपर भारत में मुकदमे चल रहे हैं, उनके साथ जाके रहते हैं। चलिए इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, इजाजत दीजिए, नमस्कार। इंडिया वॉइस, आपकी सोच, आपकी आवाज।